गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं थॉर्नडाइक के बारे में। शिक्षक भर्ती की परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थॉर्नडाइक ने एक सिद्धांत भी प्रतिपादित किया है जिसका नाम है प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, जो कि हम आगे देखेंगे। इस सिद्धांत को 5 उपनामों में विभाजित भी किया गया है। तो पढ़ते हैं थॉर्नडाइक को। थॉर्नडाइक कौन थे भैया? थॉर्नडाइक एक मनोवैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक भैया कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? थॉर्नडाइक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक कौन से मनोवैज्ञानिक थे? थॉर्नडाइक पशु मनोवैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक को पशुओं पर प्रयोग करने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसे करके भी पूछ लिया जाता है कि भाई कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने प्रथम बार पशुओं पर प्रयोग किया? तो हमारा आंसर होगा थॉर्नडाइक ही वो मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने पशुओं पर प्रथम बार प्रयोग किया। अब चलते हैं थॉर्नडाइक की पुस्तक के पास। तो थॉर्नडाइक की पुस्तक का नाम है एजुकेशन साइकोलॉजी। परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसका हिंदी में शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता है। कई बार यह परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। इसको हमें दोनों रूपों में ही याद रखना पड़ेगा, हिंदी में शिक्षा मनोविज्ञान, इंग्लिश में एजुकेशन साइकोलॉजी। अब थॉर्नडाइक का प्रयोग आया। वैसे थॉर्नडाइक ने प्रयोग तो काफी किए, परंतु उनके परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रयोग बिल्ली के ऊपर है और सबसे चर्चित प्रयोग भी बिल्ली के ऊपर ही इन्होंने किया है। इसमें एक बिल्ली होती है जो अनुक्रियाकर्ता का कार्य करती है और एक मछली होती है वो उद्दीपक का कार्य करती है। तो परीक्षाओं में ऐसे करके भी पूछ लिया जाता है थॉर्नडाइक के प्रयोग में अनुक्रियाकर्ता का कार्य करती है, तो हमारा ऑप्शन होगा बिल्ली। थॉर्नडाइक के प्रयोग में उद्दीपक का कार्य करती है जो कि मछली होती है मृत यहाँ पे रखी होती है। इस प्रयोग को हम सिद्धांत के उपनामों से ही समझेंगे, उसी से जोड़कर समझेंगे जिससे आसानी से सरलता से याद हो जाए। तो आइए देखते हैं सिद्धांत के उपनाम। बिल्ली थी थॉर्नडाइक के प्रयोग में जो कि अनुक्रियाकर्ता का कार्य कर रही थी, वो कि भूखी थी। यहाँ पे जो मृत मछली थी जो उद्दीपक का कार्य कर रही थी। बिल्ली, जब कोई व्यक्ति भूखा होगा, जब कोई प्राणी भूखा होगा तो किसी अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रयास करेगा, अपने उद्दीपक को पाने के लिए अनेक प्रयास करेगा। तो बिल्ली कर रही थी प्रयास। जब व्यक्ति प्रयास करेगा तो त्रुटियां भी करेगा। व्यक्ति प्रथम बार में कोई सफल कार्य नहीं कर लेगा, तो प्रयास करेगा तो त्रुटियां करेगा। तो पहला सिद्धांत हमारा आता है प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। उद्दीपक का कार्य कर रही थी मछली, अनुक्रियाकर्ता का कार्य कर रही थी बिल्ली, तो अनुक्रियाकर्ता ही तो अनुक्रिया करेगा उद्दीपक को पाने के लिए। इससे हमारा दूसरा सिद्धांत बनता है उद्दीपक व अनुक्रिया का सिद्धांत। जब व्यक्ति प्रयत्न करेगा तो भूल भी होगी, यानी कि प्रयास करेगा तो त्रुटियां भी होंगी। जब प्रयास करेगा तो त्रुटियां होगी, तो एक ही क्रम में वह करता चला गया तो उसमें वह आवृत्ति का सिद्धांत कहा गया। एक ही क्रम को बार बार दोहराना ही तो आवृत्ति कहलाती है, इसीलिए आवृत्ति का सिद्धांत है। और हमारा तीसरा आवृत्ति का, चौथा प्रयत्न व भूल का। जब बिल्ली प्रयत्न कर रही थी व भूल कर रही थी तो उनके बीच में एक संबंध स्थापित हो गया, जिसे संबंधन का सिद्धांत कहा गया। सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस सिद्धांत की निकल के आई है वह यह है कि सीखने के लिए प्रेरणा का होना आवश्यक है। कैसे, आइए समझते हैं प्रयोग पर ही। तो बिल्ली थी, वो भूखी थी, मछली यहाँ पे। अब अगर बिल्ली भूखी ना होती तो वह मछली को उद्दीपक को पाने के लिए कोई प्रयास नहीं करती। जो उसके पेट में जो भूख थी वही तो उसकी प्रेरणा थी, इसीलिए तो वह प्रयास कर रही थी। जब बिल्ली ने प्रयास किए तभी तो उसको पता चला कि यह जो लीवर है इसी को दबाने से मछली को प्राप्त करने का रास्ता खुलेगा। तो एक समय ऐसा आया, बिल्ली प्रयास करते करते जान गई कि लीवर पे पैर रखने से ही रास्ता खुलेगा, तो उसने लीवर पर पैर रखा, गेट खुल गया, उसने उद्दीपक को प्राप्त कर लिया। इससे हमें एक बात तो सामने आई कि सीखने के लिए प्रेरणा का होना आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण बात एसआर थ्योरी है जो कि काफी बार परीक्षाओं में पूछी गई है। एसआर थ्योरी के जनक थॉर्नडाइक को ही कहा गया है। थॉर्नडाइक कैसे, आइए देखते हैं इसको भी। उद्दीपक होता है स्टिमुलस और अनुक्रिया होती है रिस्पॉन्स, यानी कि उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए अनुक्रिया करता ही तो रिस्पॉन्स करेगा, स्टिमुलस को प्राप्त करने के लिए ही तो रिस्पॉन्स करना पड़ता है। इसलिए एसआर थ्योरी के जनक थॉर्नडाइक हैं। अब थॉर्नडाइक के नियम, थॉर्नडाइक ने शिक्षा से संबंधित नियम दिए हैं। यह थॉर्नडाइक ने ही सर्वप्रथम शिक्षा से संबंधित नियम दिए, इसीलिए इनको प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। यह भी याद रखने वाली बात है, पर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है, तो हमारा ऑप्शन होगा थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने शिक्षा से संबंधित नियमों को 2 भागों में विभाजित करके दिया है। प्रथम भाग था इनका मुख्य नियम, द्वितीय भाग था गौड़ नियम। मुख्य नियम में इन्होंने 3 नियम दिए हैं और गौड़ नियम में 5 दिए हैं। आइए मुख्य नियम को देखते हैं। सर्वप्रथम था इनका प्रभाव का नियम। व्यक्ति के कार्य का परिणाम संतोष है या असंतोषजनक है, यह इसी नियम पर निर्भर करता है। जो बिल्ली कार्य कर रही थी उसके परिणाम थे वह संतोषजनक थे या असंतोषजनक, इसी नियम के ऊपर निर्भर थे। द्वितीय नियम दिया था इन्होंने तत्परता का नियम। यानी कि किसी चीज को सीखने के लिए व्यक्ति जिस
तत्परता से, जिस प्रेरणा से कार्य करता है उसके वही व्यक्ति सीख सकता है। यदि बिल्ली भूखी ना होती तो उसके अंदर कोई तत्परता ना होती मछली को प्राप्त करने के लिए, अगर तत्परता ना होती तो वह सीख ही नहीं पाती। अभ्यास का नियम, बिल्ली जो प्रयास किए तभी तो उसको पता चला कि लीवर दबाने से ही गेट खुलेगा। यदि बिल्ली प्रयास नहीं करती तो वह सीख नहीं पाती। अभ्यास का नियम ऐसे आया। तो गौड़ नियम देखते हैं। आइए, गौड़ नियम को 5 भागों में विभाजित किया गया है। इसका प्रथम भाग है बहुप्रतिक्रिया का नियम। द्वितीय भाग है आत्मीकरण का नियम। तृतीय भाग है मनोवृत्ति का नियम। चतुर्थ भाग है आंशिक क्रिया का नियम। पंचम भाग है सहचर्य परिवर्तन का नियम। आइए बहुप्रतिक्रिया के नियम को देखते हैं। व्यक्ति एक लक्ष्य पूर्ण कार्य होता है, उसको प्राप्त करने के लिए अनेक प्रतिक्रियाएं करनी पड़ती हैं। जैसे बिल्ली होती है, वह मछली को प्राप्त करने के लिए काफी प्रयास किए, इन प्रयासों को ही बहुप्रतिक्रिया कहा गया है। इससे आता है बहुप्रतिक्रिया का नियम। आत्मीकरण का नियम, नवीन ज्ञान सीखने के लिए पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करना पड़ता है। बिल्ली ने जो प्रयास किए थे, उनको जो अपने पुराने प्रयासों में बिल्ली ने जो गलतियां की थी उसको दोहराया नहीं। कभी कभी काफी गलतियां दोहराई, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ गया उसको कि कहाँ से हम रास्ता खुलेगा उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए। तृतीय नियम है मनोवृत्ति का नियम। व्यक्ति किसी कार्य को जिस मनोवृत्ति से करता है, जिस प्रेरणा से करता है, उसके परिणाम वैसे ही प्राप्त होते हैं। चतुर्थ भाग है आंशिक क्रिया का नियम। किसी कार्य को हम छोटे छोटे भागों में विभाजित करके करते हैं तो वह कार्य आंशिक क्रिया के नियम के ही अंतर्गत आता है। चतुर्थ भाग है सहचर्य परिवर्तन का नियम। यानी कि पहले कभी हमारे द्वारा कोई क्रिया की जाती है, पहले कभी क्रिया की गई तो उस क्रिया को आगे ही उसी तरीके से प्रस्तुत करना ही सहचर्य परिवर्तन का नियम है। कैसे? जब हम कहीं जा रहे थे मोटरसाइकिल से या बाइक से, तो हमारी मोटरसाइकिल को हो गया था पेट्रोल खत्म, तो आगे चल के हमने अपने मोटरसाइकिल की जो डिग्गी होती है उसमें से निकाला हमने पेट्रोल की बोतल और टंकी में डाल दी और चले गए आगे। अब आगे भी ऐसा हुआ, फिर हमने पता चला कि हमने यही किया था, फिर हमने वही किया, तो वही कार्य हमने प्रस्तुत किया। यह कार्य हमारा सहचर्य परिवर्तन के नियम के अंतर्गत आया। जी दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक हिट बटन कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए प्रेरणा का काम करेगा, तभी हम आपको आगे और वीडियो प्रस्तुत कर पाएंगे। प्लीज़ धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि हम बेसिक से लेकर चलेंगे शिक्षक भर्ती की